नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के पेपर नंबर 2 के यूनिट नंबर 7 की एक महत्वपूर्ण टॉपिक को। और यूनिट नंबर 7 में पिछली क्लास में हमने कवर किया था श्रमिक संगठन के बारे में, यानी ट्रेड यूनियन के बारे में, और काफी विस्तृत टॉपिक था अपने आप में। उम्मीद है आपने वो टॉपिक आपको समझ में भी आया होगा और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। चलिए, तो आज हम यूनिट नंबर 7 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी सामूहिक सौदेबाजी। इस टॉपिक में कई सारे आपके विषय हैं, जैसे पंच निर्णय क्या होता है, मध्यस्थता क्या होती है। तो पंच निर्णय है, मध्यस्थता है, सामूहिक सौदेबाजी है, ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं, ये श्रम संबंधों को बेहतर बनाती हैं। तो जो मालिक हैं, जो श्रमिक हैं, जो नियोक्ता हैं और जो श्रमिक हैं, इनके बीच में कोई विवाद होता है, तब मध्यस्थता का, पंच निर्णय का या सामूहिक सौदेबाजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे सामूहिक सौदेबाजी को, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है। नमस्कार, प्रणाम सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बता दीजिए। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है प्रॉपर तरीके से, मेरा वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, तो बता दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में या आपके मैसेज बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जो भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो पिछले लेक्चर से संबंधित हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो बात आती है कि भाई सामूहिक सौदेबाजी है क्या। जी हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, धन्यवाद रविंद्र जी, विक्रम जी धन्यवाद। चलिए, तो सामूहिक सौदेबाजी है क्या। आपने देखा होगा कि भाई किसी भी कंपनी में या किसी भी फैक्ट्री में, कारखाने में एक प्रबंधक होता है, मैनेजमेंट होता है, और एक लेबर होती है, श्रमिक होते हैं। श्रमिकों के पास क्या है? अपनी ट्रेड यूनियन है। मान लीजिए किसी कारखाने में 150-200 श्रमिक काम करते हैं, या किसी फैक्ट्री में 150-200 श्रमिक काम करते हैं, तो वो क्या हो गए? श्रमिक हो गए। उनका एक संगठन है जिसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं, और एक मैनेजमेंट है, बैठा हुआ है। अब मान लीजिए मैनेजमेंट ने कोई फैसला लिया, वो श्रमिकों के हितों के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो ऐसे में 150 लोग जाके प्रबंधक से बात नहीं करेंगे। ऐसे में ट्रेड यूनियन के जो नेता होंगे, क्योंकि श्रमिकों ने क्या बनाई है? ट्रेड यूनियन बनाई है, और ट्रेड यूनियन में अपने व्यक्ति को, अपने प्रतिनिधि को चुना है। तो ट्रेड यूनियन के जो प्रतिनिधि होंगे, जो अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सचिव होगा, वो जाके प्रबंधक से बातचीत करेगा। और इस बातचीत के दौरान दोनों पक्ष क्या करेंगे? अपने अपने मुद्दों को रखेंगे, अपने अपने पक्ष को रखेंगे, और आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी को भी नुकसान न पहुंचे। ठीक है, इसे ही कहा जाता है सामूहिक सौदेबाजी। तो सामूहिक सौदेबाजी किसी एक या दो श्रमिक के माध्यम से नहीं होती है, हमेशा ट्रेड यूनियन के माध्यम से होती है, श्रमिकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। और जो किसके बीच होती है? सामूहिक सौदेबाजी हमेशा नियोक्ता, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, यानी जो मालिक है, मैनेजमेंट है, प्रबंधक की टीम है, तो प्रबंधक और आपके श्रमिकों के संगठनों के बीच में होती है क्या? सामूहिक सौदेबाजी। तो चलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली अर्थ समझ में, पहला इसका पहले मीनिंग को समझते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी है क्या। ठीक है, याद मान कॉमन सेंस से एक अकेला कर्मचारी क्या अपनी मांगे रख सकता है? अगर मान लीजिए किसी कारखाने में 150-200 श्रमिक काम करते हैं, या एक या दो श्रमिक जाके मैनेजमेंट से बात करें कि सर हमें बोनस दे दीजिए, तो मैनेजमेंट मान लेगा कि भाई 150 में से 2 श्रमिक आ गए हमसे पूछने के बात करने के लिए कि हमें बोनस दे दीजिए, तो क्या प्रबंधक मान लेगा? नहीं मानेगा। तो एक अकेला श्रमिक किसी काम का नहीं है, अपनी मांगे रखेगा, उसकी मांगों को नकार दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी मांगों को शक्ति चाहिए। मांगों को शक्ति क्या होनी चाहिए कि 150 श्रमिक, पूरा पूरा श्रमिक संगठन अगर ये कहता है कि हमें बोनस चाहिए, तो फिर मैनेजमेंट को क्या हो जाएगी? फिर मैनेजमेंट पे दबाव पैदा होगा। तो एक अकेला श्रमिक अपनी मांगे नहीं रख सकता, क्योंकि इसके पास कोई शक्ति नहीं है, संगठन की शक्ति नहीं है। इसलिए वो क्या करता है? वो एक यूनियन बनाता है, एक समूह बनाता है, जिसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं, जिसे हमने कल पढ़ा था। तो बताइए, ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण कौन से अधिनियम से होता है?
ट्रेड यूनियन का पंजीकरण किस अधिनियम से होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से जल्दी, चैट बॉक्स में बताइए। तो अकेला एक श्रमिक अपनी मांगे नहीं रख सकता, उसने क्या बनाई? उसने बनाई ट्रेड यूनियन। अब ये ट्रेड यूनियन नियोक्ता, नियोक्ता मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर यानी मालिक या मैनेजमेंट, इनके साथ मोल भाव करता है। ठीक है, अब यही मोल भाव क्या होता है? इसी मोल भाव को सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। मान लीजिए कि प्रबंधक और मैनेजमेंट सॉरी श्रमिकों के ट्रेड यूनियन ने कहा कि हमारी वेतन है इसका 10% हमें बोनस मिलना चाहिए। तो इनकी ये मांग है किसके? ट्रेड यूनियन की, कि हमारे वेतन का 10% हमें क्या मिलना चाहिए? हमें बोनस चाहिए, बोनस मिलना चाहिए इस साल, हमने खूब मेहनत की है। ये मांग किसकी है? श्रमिकों की है। लेकिन जो प्रबंधक है, नियोक्ता है, मालिक है, नियोक्ता क्या कह रहा है कि नहीं, अभी घाटे में चल रहा है कारखाना, या हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, या हमारी कंपनी पे कर्ज है, हम 10% का बोनस नहीं दे सकते, इतनी हमारी इनकम नहीं है। तो फिर श्रमिकों ने क्या कहा? हम हड़ताल कर देंगे। तो मैनेजमेंट को यह लगा कि पहले से घाटे में चल रहे हैं, पहले से लॉस में चल रहे हैं, इनकम पहले से नहीं है, कारखाना अगर हड़ताल में चला गया तो शेयर वैल्यू गिर सकती है हमारी, क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर वैल्यू भी होती है कंपनियों की। तो ऐसे में नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में एक आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि भाई ये सीधी सी बात है, नियोक्ता भी जानता है कि 10% हम नहीं दे पाएंगे, हमें घाटा और बढ़ जाएगा। तो नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में एक सामूहिक सौदेबाजी शुरू हुई। तो नियोक्ता ने कहा एक काम कीजिए, आप 3% ले लीजिए बोनस, ठीक है, लेकिन श्रमिकों ने कहा कि नहीं, हम 10% लेते हैं, चलिए हम इसको 8% कर देते हैं। ठीक है, अब बार्गेनिंग हो रही है, मोल भाव हो रहा है बोनस को लेकर। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, ना आपकी ना हमारी, 5% पर डन कर देते हैं, और 5% पर एक आम सहमति बन गई। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर क्या हुआ, दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हमें घाटा हो रहा है, उन्होंने कहा हमें बोनस मिलना चाहिए, पिछले 2 साल से हमें बोनस नहीं मिला है। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, त्योहार आ चुके हैं, हमें बोनस मिलना चाहिए। तो ये मांग दोनों पक्षों से उठ रही थी। दोनों में मोलभाव हुआ, वेतन के 10% का बोनस मिलेगा कि 8% का मिलेगा कि 3% का मिलेगा। दोनों ने मोलभाव करके 5% पर आम सहमति बना ली। यही होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कल्पना कीजिए कि अकेला श्रमिक गया होता नियोक्ता के पास, तो क्या मैनेजमेंट ये समझौता करता, या ये सामूहिक सौदेबाजी या बार्गेनिंग करता, मोलभाव कर पाता? नहीं कर पाता। वो 2 लोगों को नौकरी से बाहर निकालता और काम चलता रहता। लेकिन जब श्रमिकों के संगठन ने ये प्रयास किया, तो क्या मिल गई? संगठन को एक शक्ति मिल जाती है मांगों को। यही कहलाती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक पक्ष की हार होगी, दूसरे पक्ष को फायदा होगा। हमेशा मोलभाव करने की कोशिश की जाती है, हमेशा आम सहमति बनाने की कोशिश की जाती है सामूहिक सौदेबाजी में, कलेक्टिव बार्गेनिंग में। यहां तक क्लियर हुआ कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है? ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जी हाँ, इस अधिनियम के तहत क्या होता है? इस अधिनियम के तहत ट्रेड यूनियन को मान्यता प्राप्त होती है, पंजीकरण होता है। चलिए, उमेश जी ने भी आंसर दिया है, शिल्पा जी ने भी आंसर दिया, विक्रम जी ने भी आंसर दिया है, और रविंद्र जी ने भी आंसर दिया है। ठीक है, सभी लोग आंसर दिया कीजिए। तो कोशिश कीजिएगा साथ में थोड़ा बहुत नोटिंग करते जाया कीजिए। साथ में नोटिंग करते जाएंगे तो आपके साथ में नोट्स बनते जाएंगे। चलिए, तो सामूहिक सौदेबाजी क्या होती है, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं सामूहिक सौदेबाजी को और आसान भाषा में समझते हैं। ये सामूहिक सौदेबाजी किसके बीच में हुई? ये सामूहिक सौदेबाजी होती है प्रबंधक के बीच में और श्रमिकों के बीच में। एक श्रमिक के बीच में नहीं होती है, श्रमिकों के बीच में। ठीक है, होने वाली एक बातचीत है, जिसका पर्पस क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य काम की शर्तों को लेकर, रोजगार के नियमों को लेकर एक आपसी सहमति बनाना। तो सामूहिक सौदेबाजी में सहमति है कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। ये नहीं कि प्रबंधक पर दबाव बनाया जा रहा है अनावश्यक, या ऐसा भी नहीं है कि मैनेजमेंट दबाव बना रहा है काम की घंटों को लेकर कि 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा है। दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और दोनों आम सहमति बनाने की कोशिश होती है सामूहिक सौदेबाजी में। ठीक है, अब सामूहिक सौदेबाजी क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्रमिकों के साथ
श्रमिकों जो श्रमिक हैं और नियोक्ता मतलब मालिक एम्प्लॉयर, इसमें वेतन को लेकर, कार्य की शर्तों को लेकर, लाभ को लेकर, सुरक्षा को लेकर, काम के घंटे को लेकर, रोजगार संबंधी शर्तों को लेकर क्या होती है, बातचीत की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सामूहिक सौदेबाजी केवल वेतन बढ़ाने को लेकर होती है या काम के घंटे को लेकर होती है या बोनस को लेकर होती है। कई बार सुरक्षा के मुद्दों को लेकर भी सामूहिक सौदेबाजी बना की जाती है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे अगर काम चल रहा है या कोई माइनिंग इलाके में काम चल रहा है तो श्रमिक चाहते हैं कि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम हो, हमें पूरी सुरक्षा किट दी जाए, सिक्योरिटी किट प्रदान की जाए, ठीक है, सेफ्टी किट प्रदान की जाए ताकि हमारा जीवन बचा रह सके। और साथ ही साथ अगर हम माइनिंग के इलाकों में या ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें जोखिम वाला काम है तो जोखिम वाली स्थिति में हमें ग्रेच्युटी दी जाए, अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को क्या मिलेगा ये हमें बताया जाए। अगर हम जोखिम भरे काम करते हुए अगर हमें किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो इलाज का खर्चा कौन करेगा ये भी हमें बताया जाए। इन सब चीजों पर सहमति बनाने की कोशिश होती है। ये नहीं कि हमेशा बात हो रही है वेतन बढ़ाने की, बात हो रही है बोनस की। कई बार अलग अलग चीजों को लेकर भी क्या होती है, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार आम सहमति बनाने की प्रयास किया जाता है और इसी प्रयास को हम क्या कहते हैं, सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं। तो सामूहिक सौदेबाजी में एक महत्वपूर्ण चीज है वो है आम सहमति। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए अब आते हैं सामूहिक सौदेबाजी में होता क्या क्या है। तो ये तो आपने समझ में आ गया सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ क्या है, ठीक है, ताकि चीजों को सिंपल आप समझ सकें कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, हो क्या रहा है सामूहिक सौदेबाजी में। अब बात आती है सामूहिक सौदेबाजी में ये चार बातें क्लियर होनी चाहिए। तो पहली बात, ये एक वार्ता है, एक परामर्श पर आधारित होती है, ठीक है, डिस्कशन से शुरुआत होती है, एक एडवाइजरी से शुरुआत होती है, दोनों पक्ष एक दूसरे को सलाह देते हैं और एक आम सहमति चर्चा शुरू होती है। दूसरा, इसमें श्रमिकों की तरफ से यूनियन के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब ये नहीं कि 200 मान लीजिए श्रमिक हैं किसी कारखाने में तो 200 के 200 लोगों से बात होगी, नहीं। अगर 200 श्रमिक हैं तो इनकी एक यूनियन होगी, इन 200 श्रमिकों की जो यूनियन होगी उस यूनियन में, ठीक है, याद रखिए, कोई व्यक्ति अध्यक्ष होगा, कोई उपाध्यक्ष होगा, कोई सचिव होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ 4-5 जो मेंबर होंगे, यूनियन के प्रतिनिधि होंगे, वो भाग लेते हैं सामूहिक सौदेबाजी में, ना कि पूरे 200 श्रमिक। तीसरा, ये समझौता जो होता है वो लिखित अनुबंध पर किया जाता है, या मौखिक कुछ नहीं होता क्या चलो हम दे देंगे 5% बोनस, काम शुरू करो, ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट को लिख कर देना होता है, तो सब कुछ लिखित कार्यवाही होती है, याद रखिएगा। तो सामूहिक सौदेबाजी में मौखिक समझौतों का कोई महत्व नहीं होता, ये एक लिखित अनुबंध पर तैयार किया जाता है। अगर सामूहिक सौदेबाजी हो रही है और आम सहमति बनी है तो आम सहमति को लिखित रूप से दोनों पक्ष अपने हस्ताक्षर करेंगे। तीसरा, इसका पर्पस होता है औद्योगिक शांति बनाए रखना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, मैनेजमेंट क्या चाहता है, किसी प्रकार की हड़ताल ना हो, किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना मचे, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी प्रकार की तोड़फोड़ ना हो। तो मैनेजमेंट चाहता है औद्योगिक शांति बनी रहे और श्रमिक क्या चाहता है, हमारे अधिकारों की रक्षा भी रहे। तो दोनों में सहायक होती है सामूहिक सौदेबाजी। बिना किसी हड़ताल के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी तोड़फोड़ के एक आम सहमति बन जाती है, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी आवश्यकता को, अपनी अपनी मजबूरियों को, अपने अपने लक्ष्यों को और अपने अपने घटकों को रखकर आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो इसे कहा जाता है सामूहिक सौदेबाजी। अब सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता क्या है, इसको समझ लीजिए। पहली विशेषता है कि यह सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए, एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है कि कोई कुछ लोग गए, श्रमिकों का 200 श्रमिक या 250 श्रमिकों का संगठन है, एक दो श्रमिक जाके कोई सौदेबाजी कर आए। एक दो श्रमिकों के साथ सामूहिक सौदेबाजी नहीं होती है। सामूहिक सौदेबाजी में सामूहिक शब्द है, कलेक्टिव है, तो ये कलेक्टिव एफर्ट कहलाता है। याद रखिए, व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, सामूहिक प्रयास से जो होता है। दूसरा, ये द्विपक्षीय होती है। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष ने एग्रीमेंट कर लिया और कहा कि इस पर साइन करो, ऐसा नहीं होगा कि मैनेजमेंट ने एक एग्रीमेंट तैयार करवा लिया और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों पर दबाव डाला कि आके साइन करके चले जाओ, बस ऐसा नहीं होगा। द्विपक्षीय होती है, दोनों अपने अपना पक्ष रखते हैं, नियोक्ता भी और श्रमिकों का संगठन भी। तीसरा, निरंतर प्रक्रिया है, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है।
सामूहिक सौदेबाजी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक बार होने वाली घटना नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में एक लंबी प्रक्रिया चलती है, लंबा संवाद चलता है। 2011-12 में मारुति कंपनी जो है गुरुग्राम में, मारुति के जो मैनेजमेंट था और श्रमिक जो थे, इनके बीच में इतनी लंबी हड़ताल चली, ठीक है, कि वहां के श्रमिकों ने वहां के जो प्रबंधक थे उन्हीं को जिंदा जला दिया था। बाद में 7 जो लेबर हैं उनको आजीवन कारावास दिया गया। तो मुद्दा कभी कभी भड़क भी जाता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि एक दो दिन की बात नहीं होती कि 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया श्रमिकों ने कि 2 दिन में एग्रीमेंट करो, या मैनेजमेंट ने कह दिया कि 48 घंटे में समझौता होना चाहिए। ये प्रक्रिया नहीं होती है। बातचीत होती है, संवाद होता है, डिस्कशन होता है, कई सारी बैठकें होती हैं, तब जाके सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। चौथा महत्वपूर्ण होता है लचीलापन। याद रखिएगा, इसमें दोनों पक्षों को लेने और देने, गिव एंड टेक की भावना से काम करना होता है। अगर आप अपनी बात पर अड़े रह गए तो वह सामूहिक सौदेबाजी नहीं हो पाएगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग में आपको दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं आम सहमति बनाने की कोशिश करनी होगी। जैसा कि हमने शुरुआत में उदाहरण दिया कि भाई अगर श्रमिक हैं, वो कहते हैं कि 10% बोनस चाहिए, तो इसका मतलब है वो कंपनी की पहले माली हालत तो भी समझें। अगर कंपनी घाटे में चल रही है या कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो वो आपको 10% दे ही नहीं सकती किसी भी स्थिति में। फिर ऐसे में तो कंपनी ही बंद हो जाएगी घाटे में आकर। तो फिर ऐसे में श्रमिकों को भी सोचना होगा कि 10% की जगह 5% पे ही सहमति बना लें ताकि कुछ तो मिले। और मैनेजमेंट को भी सोचना होगा कि भाई अगर श्रमिकों ने काम ही बंद कर दिया तो कंपनी ही ठप हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े रहें। सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग में जरूरी क्या होती है? दोनों पक्षों को गिव एंड टेक की पोजीशन में होना चाहिए। देखिए, कुछ मामलों में मान लीजिए 5 मुद्दे हैं, तो 3 मुद्दों पर सहमति बन गई, 2 मुद्दों पर श्रमिकों ने सरेंडर कर दिया कि चलो 2 मुद्दे छोड़ो, 3 पे ही सहमति बना लेते हैं। या कुछ मुद्दों पर प्रबंधक की सुन ली और कुछ मुद्दों पर श्रमिकों की सहमति बन गई। यानी दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ अपना, एक प्रकार से अपनी अकड़ छोड़कर, ईगो छोड़कर, साइड रखकर काम करना पड़ता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों है? इससे डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप होता है कि बिना किसी हिंसा के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी हड़ताल के आम सहमति बन जाती है। दोनों सभी लोगों को बराबरी का मौका मिलता है। मैनेजमेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी अरबपति क्यों ना हो, ठीक है, बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। हमारी रिलायंस की जामनगर, गुजरात के जामनगर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। वहां पर लगभग 26,000 कर्मचारी काम करते हैं। अगर वो 26,000 कर्मचारियों का एक संगठन भी होगा जिसमें 10-15 बड़े यूनियन के लीडर होंगे, वो जाके अगर बातचीत करेंगे तो मुकेश अंबानी को टेबल पे आना पड़ेगा ना, मैनेजमेंट को, उनके बेटे को आना पड़ेगा बातचीत करने के लिए, सहमति बनाने के लिए। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप होंगे अमीर आदमी, दुनिया के 8वें अमीर आदमी, एशिया के सबसे अमीर आदमी, लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग में आपको यूनियन लीडर के सामने आना पड़ेगा। ये होती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया, जहां सभी लोग समान माने जाते हैं। इसके अलावा ये एक संगठित वार्ता होती है। इसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियन काम करती है। ये नहीं कि श्रमिकों ने एक व्यक्ति को चुन लिया और लीडर के रूप में वो व्यक्ति आके बातचीत कर रहा है, नहीं, प्रॉपर तरीके से संगठित यूनियन बातचीत करती है। ठीक है, 1 या 2 लोगों का उसमें कोई महत्व नहीं होता। इसके अलावा आपसी सहमति, बातचीत पर आधारित होती है। इसमें दोनों पक्ष सहमति से निर्णय लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष की सहमति है, दूसरा पक्ष उसमें कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, तो फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे होगी? सामूहिक सौदेबाजी तभी हो पाएगी जब दोनों पक्ष किसी एक मुद्दे पर आकर आम सहमति रख लें। अगर आम सहमति नहीं बन पा रही है, आपसी सहमति नहीं हो रही है, तो बार्गेनिंग नहीं हो सकती। कलेक्टिव बार्गेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण नियम है सहमति, आम सहमति, दोनों पक्षों का सहमत होना। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये सारी विशेषताएं हैं। विशेषताओं से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? हमेशा कथन कारण वाले प्रश्न बन जाते हैं, या निम्न से कौन सा कथन सही है सामूहिक सौदेबाजी के संदर्भ में, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो यहां से बन सकते हैं। फिर आता है व्यापक मुद्दे। व्यापक मुद्दे क्या होते हैं? वेतन को लेकर, कार्यस्थिति को लेकर, सुरक्षा को लेकर, अवकाश को लेकर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामूहिक सौदेबाजी केवल वेतन को लेकर होती है या बोनस को लेकर होती है। तो हमेशा आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा आर्थिक मांग के चलते ही आपसी सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। कार्य की स्थितियों के लिए भी हो सकती है। जैसे अभी आपने देखा था, ठीक है, कि भाई इंफोसिस के चेयरमैन हैं नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा कि 90 घंटे काम करना चाहिए।
भाई एक व्यक्ति आपकी कंपनी में पहले ही सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम कर रहा है, 14 घंटे की काम कर रहा है। तो 14 घंटे काम कर रहा है पर डे। अब आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो 16 घंटे पर डे काम करे, ठीक है? तब जाके 5 दिन काम होता है, 16 पंजे 90, यानी वो 16 घंटे काम करेगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपके यहीं काम करेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा ना। लेकिन भारत में ये समस्या है कि आईटी कंपनियां हुई या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हुई, यहाँ पर किसी प्रकार का संगठन नहीं होता, क्योंकि ये श्रमिक के रूप में देखे नहीं जाते। अगर मान लीजिए आईटी कंपनियों का भी कोई संगठन हो, तो फिर ऐसे बड़े-बड़े उद्योगपति ऐसी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो कहीं न कहीं हड़ताल का डर बना रहेगा। लेकिन भारत में आईटी सेक्टर में इस प्रकार की हड़ताल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई श्रमिक संगठन नहीं होता। लेकिन एक संगठन बना हुआ है जिसका नाम है नेस्कॉम, आपने नाम सुना होगा। नेस्कॉम आईटी कंपनियों का एक पूरा का पूरा एक धड़ा है, जो सारी आईटी कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। कभी-कभी देखा होगा नेस्कॉम की चर्चा भी होती है। नेस्कॉम ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी कि कोई व्यक्ति पहले से 12 घंटे काम कर रहा है, उसे 16 घंटे काम नहीं करा सकते। इसी कारण से मुद्दा थोड़ा-सा दब गया। नहीं तो आईटी कंपनी तो 16 घंटे काम भी करा लेंगी बेंगलुरु, पूना में। ठीक है, तो व्यापक मुद्दों को लेकर आम सहमति बनती है। इसके अलावा कानूनी बाध्यता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां से पूरा पेपर बिगड़ जाता है, क्योंकि सामूहिक सौदेबाजी में हमेशा लिखित अनुबंध होता है, याद रखिएगा। इसी कारण से समझौता जो होता है वो क्या हो जाता है, दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। अगर मैनेजमेंट ने कहा है कि हम 5% बोनस देंगे और 5% पर आम सहमति बनी है और लिख कर दिया गया है, क्योंकि सामूहिक सौदेबाजी में मौखिक कुछ भी नहीं होता, हर काम लिखित होता है। तो मैनेजमेंट ने और आपके ट्रेड यूनियन ने आपसी सहमति से दचाई थी 5% पर। अब इस 5% पर ना तो ट्रेड यूनियन हड़ताल कर सकती है, ये नहीं कि 5% का मौका मिल गया है, बोनस मिल गया है तो हड़ताल फिर शुरू कर दी कि हमें 5 नहीं, हमें तो 10% चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। आपने आम सहमति दी थी 5% की, और ऐसा ही मैनेजमेंट भी बाध्यकारी है। अगर उसने 5% पर आम सहमति दी थी, तो अब ये नहीं कह सकता कि हम तो 2% देंगे, हम 2.5% देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आपने 5% से पर सहमति बनी है तो दोनों पक्षों पे बाध्यकारी हो जाता है, क्योंकि ये लिखित अनुबंध है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, सामूहिक सौदेबाजी के बारे में। अब पर्पस क्या होता है वो तो आपको मालूम ही है, बस सीधी सी बात है। श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच में कोई विवाद अगर होता है तो विवाद के समाधान के रूप में सामूहिक सौदेबाजी की जाती है। विवादों का समाधान करने में काम आती है, कारगर प्रक्रिया है सामूहिक सौदेबाजी। दूसरा, कार्य दशाओं में सुधार के लिए भी सामूहिक सौदेबाजी की जाती है, ताकि वेतन को लेकर, सुरक्षा को लेकर, काम के घंटे को लेकर आम सहमति बन सके। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भी आम सहमति आपके प्रकार से सामूहिक सौदेबाजी की जाती है, जहां जोखिम भरे काम होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कारखाने में भाई कि घाटे की स्थिति में आ गया या मंदी आ गई अर्थव्यवस्था में, तो श्रमिकों को अनावश्यक निकालना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भी, आम सहमति बनाने के लिए भी सामूहिक सौदेबाजी का इस्तेमाल होता है। उद्योगों में स्थिरता बनाए रखने के लिए, अगर सामूहिक सौदेबाजी नहीं होगी, कोई पक्ष सुनने वाला नहीं होगा, ठीक है, प्रबंधक श्रमिकों के हितों के बारे में नहीं सोचेंगे या ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत करने से मना कर देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उद्योगों में अस्थिरता पैदा हो जाएगी, अराजकता पैदा हो जाएगी, हो सकता है हिंसा हो जाए, हड़ताल हो जाए, तोड़फोड़ शुरू हो जाए। तो स्थिरता लाने के लिए, शांति लाने के लिए भी सामूहिक सौदेबाजी का इस्तेमाल किया जाता है। और एक प्रकार से सामूहिक सौदेबाजी सामूहिक शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। ये श्रमिकों को इस प्रकार से सामूहिक सौदेबाजी प्रकार से उनकी कलेक्टिव पावर को दिखाती है, जिसको कहा था ना कि मार्क्स ने कि भाई क्लास फॉर इटसेल्फ, ये क्लास फॉर इटसेल्फ को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये किसी एक श्रमिक के बारे में बात नहीं करती, ये सभी श्रमिकों के बारे में बात करती है। ये पूरे के पूरे श्रमिक वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। चलिए, अब सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होती है तैयारी। सॉरी, तो सबसे पहले होती है तैयारी। तैयारी क्या होती है, दोनों पक्ष अपने अपने मांग, अपने अपने डेटा की सूची तैयार करते हैं कि हमें हमारी मांग क्या है और डेटा क्या है। भाई 10% बोनस चाहिए तो क्यों चाहिए, कारण क्या है, इसके पीछे का गणित भी महत्वपूर्ण होना चाहिए ना। तो डेटा क्लियर होना चाहिए, ताकि प्रबंधक को भी मालूम होना चाहिए कि देखिए, बता सके वो कि देखिए शेयर मार्केट में क्या हालत है कंपनी की, अभी कंपनी के ऊपर कर्ज है, कंपनी की इतनी सारी ईएमआई आ रही हैं, कंपनी को एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, कंपनी अभी उत्पादों पर ध्यान दे रही है, मार्केटिंग पे ध्यान दे रही है, सारा डेटा उनको बताना पड़ेगा।
जब तक हकीकत नहीं बताएगी मैनेजमेंट तो श्रमिक अपनी मांग भी कैसे रखेंगे। और श्रमिकों को भी बताना पड़ता है कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, कंपनी इतना मुनाफा कमाया है लेकिन कंपनी ने उस मुनाफे में से हमें कोई हिस्सा नहीं दिया है। तो डेटा और मांग पूरी सूची तैयार की जाती है। पहला होता है तैयारी, फिर आता है डिस्कशन यानी चर्चा, जहां दोनों पक्ष मेज पर बैठकर अपनी बातें रखते हैं। सहमति नहीं हो रही है, डिस्कशन होता है, अपनी अपनी मांगे अपना अपना पक्ष रखते हैं। फिर आता है प्रस्ताव कि भाई मैनेजमेंट ने कहा कि हम 10% नहीं दे पाएंगे, हम तो 2% बोनस दे पाएंगे, 3% का बोनस दे पाएंगे। उस पर क्या हुआ, जो प्रस्ताव मैनेजमेंट ने रखा उस पर क्या हुआ, उस पर श्रमिकों ने प्रति प्रस्ताव यानी एंटी मोशन रख दिया कि नहीं हम 3% पे सहमत नहीं होंगे, हमें तो 8% चाहिए। या श्रमिकों ने प्रस्ताव रखा कि हमें 10% चाहिए, उस पर मैनेजमेंट ने कहा नहीं हम तो 3% पर ही सहमति दे सकते हैं। ये प्रस्ताव और आपके एंटी मोशन, मोशन एंड एंटी मोशन चल रहा है। प्रस्ताव प्रस्ताव अति प्रस्ताव रखे जाते हैं मांगों पर। फिर आता है समझौता। तो प्रस्ताव या प्रति प्रस्ताव दोनों को एक मिलाकर एक आम सहमति बनाने को लेकर समझौता होता है और दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं कि नहीं चलो एक काम करते हैं, ना 3% ना 10% ना 8%, 5% पे आम सहमति कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया समझौता। और ये समझौता कैसा होगा, ये समझौता लिखित रूप में होगा और लिखित रूप में ही तैयार किया जाएगा, जिसमें दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे और ये दोनों पक्षों पर क्या हो जाएगा, बाध्यकारी हो जाएगा। इंप्लीमेंट कैसे होगा, समझौतों की शर्तों को लागू किया जाएगा। यानी सबसे पहले तैयारी हुई, फिर चर्चा होगी, फिर प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव आएंगे, फिर समझौता होगा और फिर समझौते का क्रियान्वयन होगा। क्लियर यहां तक। इस प्रोसेस से याद रखिएगा, ये होती है सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया, दैट इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। यहां तक समझ में आया, सिंपल टॉपिक है अपने आप में, सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव बार्गेनिंग। बस समस्या क्या है, किताबों में बहुत सीमित लिखा होता है, या तो आधा पेज में ही कलेक्टिव बार्गेनिंग को समझाकर खत्म कर दिया गया, ना तो उसके उद्देश्य बताए जाते हैं, ना प्रक्रियाएं बताई जाती हैं। और खासकर मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की ऐसी कोई किताब आती भी नहीं है, आपको 5-6 किताब पढ़कर ही नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए सभी लोग। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेकर दिमाग में एक इमेज तो बन चुकी होगी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या। याद रखिए, सोशियोलॉजी में जब तक आपको एक आम समझ विकसित नहीं हो जाती किसी भी टॉपिक की, तब तक वो टॉपिक समझ में कभी नहीं आएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि केवल रट्टा मार लो, किताबों के नाम याद कर लो, तारीखें याद कर लो, ठीक है, वो समाजशास्त्र को इतिहास की तरह पढ़ते हैं कि हमें समझना नहीं है, हमें तो याद करना है। तो समाजशास्त्र को याद नहीं कर पाएंगे, भूल जाइए। ठीक है, आप उसको समझ सकते हैं, समाजशास्त्र समझने की चीज है, याद नहीं करा जा सकता उसको। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डेटा तो याद करने में 10 दिन में आप पूरे डेटा याद कर सकते हैं, लेकिन 1 साल तक पढ़ी सोशियोलॉजी को तब भी आप समझ नहीं सकते हैं, समझने में बहुत लंबा समय जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुख्य प्रकार पर। यहां से पेपर बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पेपर अगर कठिन आएगा तो प्रकारों से ज्यादा क्वेश्चन बिगड़ते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रकारों को 2 लोगों ने बांटा है, कुल मिलाकर 4 भागों में। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के कितने प्रकार है, मुख्यतः 4 प्रकार की कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी सामूहिक सौदेबाजी होती है। किसके अनुसार, रिचर्ड वॉल्टन और रॉबर्ट मैकर्सी के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा, रिचर्ड वॉल्टन और रॉबर्ट मैकर्सी के अनुसार 4 प्रकार की सामूहिक सौदेबाजी होती है। पहली होती है वितरणात्मक सौदेबाजी। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि वॉल्टन और मैकर्सी के अनुसार निम्न में से कौन सा सामूहिक सौदेबाजी का प्रकार नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो पहली है वितरणात्मक सौदेबाजी, दूसरी है एकीकृत सौदेबाजी। सब अलग अलग प्रकार की सौदेबाजी हैं, पेपर अगर टफ होता है तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तीसरी है अनुकूली सौदेबाजी और चौथी होती है संगठनात्मक सौदेबाजी। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वितरणात्मक सौदेबाजी पर। जी हाँ, सही कहा आपने। ठीक है, ने आपके सोशियोलॉजी के जितने भी चैनल हैं सब पे आया था आंद्रे विताई जी के बारे में। ठीक है, बहुत एज थी उनकी।
और लंबे समय से दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे आंद्रे बिताई। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वितरणात्मक सौदेबाजी की। वितरणात्मक सौदेबाजी क्या होती है, ध्यान समझिएगा। वितरणात्मक सौदेबाजी को विन लॉस कहा जाता है। विन लॉस बार्गेनिंग कहा जाता है। इसका मतलब जीत और हार की सौदेबाजी, क्योंकि इसमें एक पक्ष को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे पक्ष को हानि होती है। तो वितरणात्मक सौदेबाजी में की कंडीशन क्या है, विन विन कंडीशन नहीं है, विन लॉस कंडीशन है। एक की पक्ष की जीत होगी, दूसरे पक्ष की हार होगी। इस प्रकार की सौदेबाजी में इस बात को समझ लीजिएगा कि ऊपर की लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो ये वितरणात्मक सौदेबाजी आपको क्लियर हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें होता क्या है और इसको उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए जैसा कि आप जानते हैं संसाधन तो सीमित है भाई, कंपनी के पास भी तो पैसा लिमिटेड है ना, सैलरी बढ़ाने का एक लिमिटेशन होती है कंपनी की भी, और श्रमिकों की भी एक परिस्थिति होती है कि वो 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन वो 16-18 घंटे काम कौन कर सकते हैं। तो हर पक्ष की अपनी सीमा होती है। उसी प्रकार रिसोर्सेस की भी अपनी एक सीमा है, संसाधनों की भी अपनी एक सीमा है। जैसे मान लीजिए एक निश्चित बजट होता है पैसे को लेकर, तो कंपनी का एक बजट है कि भी मुनाफा हुआ है, इतना बजट है, इतना सैलरी में जाएगा, इतना प्रॉफिट में जाएगा, इतना कंपनी को एक्सपेंड करने में जाएगा, इतना कच्चा माल खरीदने में जाएगा। तो कंपनी ने बजट बनाया हुआ है। अब यूनियन कहती है कि हमें 10% वेतन की वृद्धि की मांग करती है कि हमें 10% वेतन दो, याद रखिए। और मैनेजमेंट को मालूम है कि अगर हमने नहीं दिया तो ये कारखाने में हड़ताल कर देंगे, हमारा लॉस शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ, मैनेजमेंट ने इस बात को स्वीकार कर लिया। किसी प्रकार की कोई बार्गेनिंग नहीं की गई, आपने एक पक्ष रखा, दूसरे ने सहमति दे दी और सामूहिक सौदेबाजी हो गई। यहां पर क्या हुआ, यहां पर यूनियन की जीत हो गई और मैनेजमेंट की हार क्यों हो गई, क्योंकि उसका खर्चा बढ़ गया। उसने बजट में यह सोचा था कि सैलरी बांटनी है, बजट में कंपनी ने अपना बजट बनाते समय अपने खर्चों में बोनस के बारे में सोचा ही नहीं था, बल्कि अपने मुनाफे के बारे में सोचा था। कंपनी को लगा था कि भाई 25% का मुनाफा होगा इस बार तो, सब कुछ खर्चा करने के बाद। लेकिन यूनियन ने 10% की मांग रख दी बोनस की। अब उनको मालूम है कि अगर श्रमिकों ने हड़ताल कर दी तो हमारा लॉस हो जाएगा, शेयर मार्केट में हमारा शेयर गिर सकता है। इससे अच्छा है कि 25% जो मुनाफा सोचा था उसमें से 10% बोनस दे दो, 15% मुनाफा रहेगा, लेकिन कंपनी चलती रहेगी, शेयर का भाव भी नहीं गिरेगा। तो कंपनी ने बिना किसी सोच समझे 10% पर सहमति दे दी। जीता कौन, आपके श्रमिक। ठीक है, खर्चा किसका बढ़ गया, मैनेजमेंट का। यानी मैनेजमेंट की कौन सी हार हो गई, वित्तीय हार हो गई। सीधी बात है, इसमें इसे कहते हैं वितरणात्मक सौदेबाजी। एक पक्ष को लाभ होता है, दूसरे पक्ष को हानि होती है, इस प्रकार की सौदेबाजी में। ठीक है, दूसरी होती है एकीकृत सौदेबाजी। इसे कहते हैं विन विन कंडीशन, यानी दोनों पक्षों की जीत होती है। यहां पर इस प्रकार की सौदेबाजी में दोनों पक्ष ऐसी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं जिसमें दोनों को फायदा हो सके। ठीक है, किसी एक की भी हार ना हो, दोनों पक्ष जीत हैं। वो कौन सी कंडीशन थी, विन एंड लॉस। एक की जीत थी, दूसरी की हार थी। यहां दोनों की जीत होगी, विन विन कंडीशन है। श्रमिक संगठनों की भी, श्रमिकों की भी जीत होगी और मैनेजमेंट की भी जीत होगी। उदाहरण से समझिए। ठीक है, तो आपसी सहमति समस्या का समाधान पर जोर देने की बात हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर श्रमिकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है, नई मशीन देने की बात हो रही है कि श्रमिक चाहते हैं कि हमें ट्रेनिंग दी जाए, नई मशीनें लाई जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने इस बात को स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, इससे यह हो रहा था कि श्रमिकों को आपके दबाव नहीं पड़ेगा, श्रमिकों को काम आसान हो जाएगा, नई मशीनों पर काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो श्रमिकों की मांग इसलिए स्वीकार कर ली गई क्योंकि श्रमिकों को फायदा हो रहा है। श्रमिक पुरानी मशीनों पर काम करते करते परेशान हो चुके, बार बार उनको ठीक करने को लेकर। तो वो कह रहे हैं कि नई मशीनें लेके आइए आप और हमें नई मशीनों को ट्रेनिंग दीजिए। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि भाई प्रबंधक ने वो बात को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया, क्योंकि नई मशीनों के आ जाने से श्रमिकों की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी मैनेजमेंट की भी जीत हो रही है और श्रमिकों की भी जीत हो रही है। तो कुछ ऐसी मांगे होती हैं जो दोनों पक्षों को क्या करती हैं, प्रॉफिट कराती हैं। इसी कंडीशन को, इस प्रकार की सौदेबाजी को क्या कहते हैं, आपके विन विन कंडीशन कहते हैं, एकीकृत सौदेबाजी करते हैं। आया कंडीशन, कोई समस्या इसमें। तीसरा है अनुकूलित सौदेबाजी। ये क्या होती है, ये तब होती है जब कोई कंपनी आर्थिक संकट या मंदी के दौर में हो।
भाई मंदी आ गई है, आर्थिक संकट आ गया है, क्राइसिस आ चुका है, जैसे 2008 में आया था, वैश्विक मंदी शुरू हुई थी। और 2008 में वैश्विक मंदी के चलते क्या हुआ, बड़े पैमाने पर कारखाने बंद होने की कगार पर आ चुके थे, कंपनियां कर्ज में डूब चुकी थी बड़े पैमाने पर। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में श्रमिकों ने अपनी कुछ मौजूदा सुविधाओं लाभों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। श्रमिकों ने उस समय बोनस की मांग नहीं करी है। श्रमिक इसलिए चाहते हैं कि आप हमें एक काम कीजिए, इस बार वेतन जो आप दे रहे हैं, ठीक है, उस वेतन में 10% की कटौती कर दीजिए। ठीक है, क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी अगर बंद हो गई तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, और मैनेजमेंट इस बात को सहमति ले रहा है। क्यों? क्योंकि 10% अगर बोनस, अगर सैलरी कम हो जाएगी तो कम से कम थोड़ा बहुत तो फायदा होगा, कम से कम थोड़ा बहुत तो घाटा कम होगा, क्योंकि कंपनी काय में आ चुकी है, आर्थिक संकट में आ चुकी है, मंदी की अवस्था शुरू हो चुकी है अर्थव्यवस्था में। कंपनी या तो छटनी करना शुरू करे, कंपनी या तो अपने आप को बंद कर ले, ठप हो गई, कारोबार खत्म कर दे, तो लॉस किसका होगा? लॉस होगा श्रमिकों का। तो श्रमिक ऐसे में क्या करते हैं? श्रमिक अपनी सुविधाएं, अगर मैनेजमेंट कहता है कि हम इस बार आपको बोनस नहीं दे पाएंगे, या हम आपकी कंपनी से 25% लोगों को बाहर करेंगे, या फिर 10% सैलरी कम कर दीजिए, दोनों में से एक काम कर सकते हैं हम सबको पूरी सैलरी नहीं दे सकते, या तो आप सैलरी में 20-10% ही कटौती कर लीजिए, या हम 25% श्रमिकों को नौकरी से बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास संकट आ चुका है। तो श्रमिकों ने कहा एक काम करते हैं, आप नौकरी से मत निकालिए, हम सबकी सैलरी में 10 से 15% की कटौती कर दीजिए। इससे ये हुआ कि कंपनी बंद होने से बची। कंपनियां बंद होने से क्या फायदा हुआ? बंद होने से बचने से नौकरियां बची रह गई, और कंपनी को भी क्या हो गया? कंपनी को भी घाटा कम हो गया, दोनों को फायदा हुआ। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी होती है? अनुकूलन, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं? दोनों ही केवल सर्वाइव करने के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही अनुकूलन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यही हुआ था 2008 में। 2008 की जब मंदी आई थी, तो भारत में मंदी का असर क्यों नहीं हुआ? भारत में मंदी का असर बहुत कम पड़ा था, क्योंकि पहली बात तो उस समय प्रधानमंत्री इकोनॉमिक्स के थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, तो इस चीज को जल्दी समझ गए पहले ही। और दूसरा, उस समय कंपनियों ने नौकरी से नहीं निकाला, जिनकी सैलरी 1 लाख थी उसकी सैलरी को 60,000 रुपए कर दिया, जो 50,000 की सैलरी वाले थे उनकी सैलरी को 25,000 कर दिया, ताकि कहीं ना कहीं लोगों की इनकम चलती रहे, पैसा आता रहे। ठीक है, ये नहीं कि कारखाना बंद हो गया, लॉकडाउन लगा दिया, वो सिस्टम नहीं था। इससे ये हो कि कारखाने चलते रहे, कंपनियां चलती रहें, और श्रमिकों को भले ही पूरी सैलरी ना मिले, कम से कम आधी सैलरी तो मिले। कंपनी बंद होने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं सर्वाइव तो कर ही लेगी कंपनी आने वाले वर्षों में। 2010-11 तक आते आते इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो गई, और 12 तक आते आते कंपनियां मुनाफे में आ गई। तो इससे कंपनियों की नौकरी भी बच जाती है श्रमिकों की, और कंपनी बंद होने से भी बच जाती है। दोनों ही पक्ष अनुकूलन करने की कोशिश करते हैं, यही कहलाती है अनुकूलन सौदेबाजी। चौथी सौदेबाजी होती है संगठनात्मक सौदेबाजी। इसका पर्पस क्या होता है? मान लीजिए कोई ऐसी घटना घट चुकी है, ठीक है, जहां पर हिंसा हुई है बड़े पैमाने पर, श्रमिकों ने तोड़फोड़ मचाई है, मैनेजमेंट ने पुलिस बुला ली है, या मैनेजमेंट ने सिक्योरिटी के माध्यम से लाठीचार्ज करवा दिया है, या श्रमिकों को मारपीट कराई है, या श्रमिकों को जेल में डलवा दिया है, कुछ श्रमिकों को मारपीट के चलते, हिंसा के चलते। तो ऐसे में क्या हो रहा है? आर्थिक मांगों की बात नहीं हो रही है, बल्कि व्यवहार और संबंधों को बेहतर बनाने की बात हो रही है, कि जो हुआ हो गया, अब नया संबंध बनाते हैं, श्रमिकों को आप छुड़वाइए। ठीक है, हिंसा जो हुई है, हिंसा के लिए माफी मांगेंगे श्रमिक, मैनेजमेंट भी माफी मांगेगा अपने पक्ष के लिए, शांति स्थापित करने के बारे में सोचते हैं, संबंधों को और बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। यहाँ आर्थिक मांग नहीं रखी जा रही है, बल्कि जो कड़वाहट पैदा हो चुकी है श्रमिकों के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, उस संबंध को बेहतर बनाने की बात होती है। यानी दुश्मनी को खत्म करने की बात होती है। अविश्वास, जो कड़वाहट पैदा हो चुकी है श्रमिकों के बीच में और प्रबंधकों के बीच में, उस कड़वाहट को दूर करने की बात होती है। तो ये एक ऐसा सौदेबाजी है जिसका कोई आर्थिक पक्ष नहीं है, बल्कि शांति स्थापित करना और एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है उसको बदलने की बात होती है। कि प्रबंधकों के दिमाग में यह है कि श्रमिक हिंसात्मक हैं, कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और श्रमिकों को यह पक्ष है कि प्रबंधक चोर हैं, प्रबंधक हमारा हित चुरा रहे हैं, तो हमारा शोषण करते हैं। दोनों को अपना एटीट्यूड बदलने की बात होती है, ताकि संबंध बेहतर हो सके और माहौल क्या हो जाए, शांतिपूर्ण हो, पॉजिटिव माहौल पैदा हो कंपनी के भीतर। इस प्रकार की सौदेबाजी क्या कहलाती है? संगठनात्मक सौदेबाजी कहलाती है। क्लियर हुआ? तो 4 प्रकार की सौदेबाजी है। बड़ा सिंपल है, अगर आप इसको उदाहरण से समझेंगे तो आसान हो जाएगा, तो जहां आप इसको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो ये हो गया सामूहिक सौदेबाजी के प्रकार। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा?
सामूहिक सौदेबाजी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके आपके प्रकार क्या होते हैं, इसके आपके प्रक्रिया कैसे काम करती है, ये सब चीजों को समझने का हमने प्रयास किया। अब आती है बात सामूहिक सौदेबाजी से जुड़े कानून कौन से हैं। तो कल हमने चर्चा करी थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम लाया गया था स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में, और औद्योगिक विवाद अधिनियम में, ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी को एक प्रकार से कानूनी रूप प्रदान किया गया था। कौन सी धारा के अंतर्गत, इसको समझ लीजिए। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लाया गया था 1947 में, और इसकी धारा 18 के अंतर्गत सामूहिक सौदेबाजी को दो श्रेणियों में बांटा गया था। पहली बात तो सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी रूप दे दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से, और धारा 18 के तहत दो प्रकार की सामूहिक सौदेबाजी को शामिल किया गया। पहली होती है आपसी बातचीत से होने वाली सामूहिक सौदेबाजी, ठीक है, जिसमें हस्ताक्षर करने वाले पर दोनों सिर्फ हस्ताक्षर करने वाले पर लागू होगी। मान लीजिए, इसको ऐसा समझिए कि किसी भी श्रमिक संगठन में या कोई कारखाना है, उस कारखाने में 100 श्रमिक काम करते हैं। कितने? 100 श्रमिक। इसमें से मान लीजिए 40 श्रमिक ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी मांग है कि भाई हमें काम की घंटे तय किए जाए, या 40 लोगों की मांग है कि हमें संडे की जगह मंडे को छुट्टी दी जाए, हमें संडे को काम करा लो लेकिन हमें मंडे को छुट्टी चाहिए। कारखाना संडे को छुट्टी मिलती है लेकिन हम संडे की छुट्टी नहीं चाहते, हम तो मंडे की छुट्टी चाहते हैं। तो 40 लोगों ने अपनी एक मिलकर किससे बातचीत करी है? आपके प्रबंधक से बात करी। तो यहां पर ट्रेड यूनियन नहीं आई है, 40 श्रमिक आए हैं। उन 40 श्रमिकों ने क्या किया? बातचीत करी मैनेजमेंट के साथ। और हस्ताक्षर किसने किए? हस्ताक्षर इन केवल 40 लोगों ने किए, बाकी 60 श्रमिकों से इसका कोई संबंध नहीं है। तो पर ऐसी स्थिति में जो शर्तें बनी हैं, ये समझौता हुआ है, वो केवल 40 लोगों पर ही लागू होगा, बाकी 60 श्रमिकों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो लोग बातचीत करने नहीं आए थे। यानी जो बातचीत करने आए थे केवल उन्हीं के हस्ताक्षर होंगे समझौते पर, और उन्हीं पर समझौते की शर्तें लागू होंगी। बाकी जो 60 श्रमिक हैं उन पर समझौता लागू नहीं होगा। दूसरा ये होता है सुलह अधिकारी। इसमें क्या होता है? इसमें एक सुलह अधिकारी की मौजूदगी में पूरी कंपनी के सभी श्रमिकों पर बाध्यकारी समझौता लागू हो जाता है। यानी क्या हुआ? दूसरे पक्ष में क्या होता है? दूसरे पक्ष में श्रमिकों का जो संगठन होता है वो और मैनेजमेंट दोनों बैठते हैं, एक सुलह अधिकारी होता है, दोनों अपनी अपनी पक्ष रखते हैं, और सुलह अधिकारी दोनों के बीच में समझौता कराता है जो पूरे 100 के 100 श्रमिकों पर लागू होगा। तो दो प्रकार की कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई। एक तो वो है जो पर्टिकुलर कुछ श्रमिकों पर लागू होती है, बाकी लोगों पर लागू नहीं होती। यानी जो सामूहिक सौदेबाजी में शामिल होते हैं उन्हीं श्रमिकों पर वो समझौता लागू होता है। और दूसरा वो होता है जहां दोनों पक्ष बैठते हैं, श्रमिक भी होते हैं और मैनेजमेंट भी होता है, और यहाँ पर एक सुलह अधिकारी होता है। सुलह अधिकारी दोनों में सुलह कराने की कोशिश करता है और समझौते को दोनों पर बाध्यकारी तरीके से लागू करने की कोशिश करता है। और सेकंड कंडीशन में जो सौदा होता है वो सभी श्रमिकों पर लागू हो जाएगा। तो 1947 में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लाया गया था, औद्योगिक विवाद अधिनियम लाया गया था, उसमें इस प्रकार की सौदेबाजी को मान्यता दी गई थी। इसके अलावा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है, ठीक है, ये यूनियन की स्थापना पर जोर देता है, यूनियन को कानूनी रूप प्रदान करता है, क्योंकि सामूहिक सौदेबाजी के लिए श्रमिकों का संघ बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक संगठन बनाना जरूरी है, यूनियन बनाना जरूरी है। बिना यूनियन के सामूहिक सौदेबाजी हो नहीं पाएगी। और सौदेबाजी के लिए यूनियन बनाने के लिए आपको कौन में पंजीकरण कराना होगा? 1926 के अधिनियम में पंजीकृत कराना होगा। यानी देखा जाए तो ये अधिनियम भी क्या करता है? ये अधिनियम भी सामूहिक सौदेबाजी के लिए श्रमिक संगठनों की नींव रखने की बात करता है। ठीक है, तो ये दोनों कानून आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा 1946 का अधिनियम लाया गया, औद्योगिक रोजगार स्थायी अधिनियम, यह ब्रिटिश सरकार के समय लाया गया था। इसमें यह कहा गया कि जो कानूनी नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य बनाता है, ठीक है, कि भाई उन्हें जो मैनेजमेंट है उनके लिए कंपलसरी कर देता है कि छुट्टियां, शिफ्ट, अनुशासन को लिखित रूप में तय किया जाए। ये क्या हुआ, इसको समझ लीजिए। तो ये सामूहिक सौदेबाजी की बात नहीं कर रहा है। ये अधिनियम 1946 का अधिनियम ये कहता है कि कंपनी को एम्प्लॉय को हायर करते समय, किसी को नौकरी देते समय आपको पहले से ही बताना पड़ेगा लिखित रूप में कि कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, काम कितने घंटे का होगा, सैलरी कैसे मिलेगी, कटौती कहां पर होगी, अगर छुट्टी लेनी है तो कैसे लेनी होगी।
सब कुछ तुम्हें लिखित रूप में, रूल बुक के रूप में बताना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया कल से काम पे आ जाओ, ठीक है, फिर आप सैलरी दे दी, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको नौकरी देने से पहले ही लिखित रूप में सब कुछ बताना पड़ेगा। अगर लिखित रूप में सब कुछ बताया गया है और श्रमिक ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आम सहमति बन जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इसे स्टैंडिंग ऑर्डर देखा जाएगा मुख्य रूप से। ध्यान समझिएगा, इसमें सामूहिक सौदेबाजी नहीं हो रही है। इसमें इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि आप हर चीज को पहले ही लिखित रूप में बता दीजिए, ताकि अगर श्रमिक को लगता है कि वो काम करना चाहता है इन शर्तों पर, तो ठीक है, लेकिन अगर शर्तों पर साइन कर दिया, उसके बाद फिर श्रमिक ने अगर आनाकानी करी, तो मैनेजमेंट के पास क्या होगा, लिखित दस्तावेज होगा कि आपको नौकरी देने से पहले हमने आपसे बात पूछी थी, ज्वाइनिंग करने से पहले आपको साइन करवाए गए थे। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये अधिनियम कहीं ना कहीं प्रबंधकों की बात करता है, लेकिन इसमें समस्या क्या थी? इस अधिनियम के चलते प्रबंधकों को फायदा होता है, क्योंकि भारत में जो श्रमिक होते हैं ज्यादातर क्या है, ज्यादातर श्रमिक अशिक्षित होते हैं। और 1946 का समय है, उस समय ज्यादातर श्रमिक क्या थे, अशिक्षित थे। तो ऐसे में प्रबंधक क्या करे, अंग्रेजी में लिखे हुए शर्तें हैं, तो कैसे पढ़ेंगे श्रमिक? हिंदी में भी लिख भी देंगे तो श्रमिक को रोजगार चाहिए, वो सोचता है कि बस कैसे भी नौकरी मिल जाए, तो वो शर्तों पर ज्यादा ध्यान देता ही नहीं है। तो ऐसे में ये जो अधिनियम था, इसने सामूहिक सौदेबाजी को कमजोर कर दिया। अब लाया गया औद्योगिक संबंध संहिता। अभी आपने पढ़ा था कल, 4 प्रकार की संहिताएं लागू हुई हैं, ठीक है, श्रमिक कानून के अंतर्गत, श्रम संहिता के अंतर्गत। इस 2020 के इस संहिता में जो 4 संहिताएं हैं, इसमें क्या जोड़ा गया है? तो पहली बात तो ये, इसमें जो तीनों कानून बनाए गए थे, 1926 का, 1946 का, 1947 का, इन तीनों कानूनों को मिलाकर एक नई संहिता तैयार की गई है सामूहिक सौदेबाजी को लेकर। और इसमें सामूहिक सौदेबाजी को क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश की गई है। अब इसको समझिए कैसे। तो इसका मतलब 1946, 47, 1926 तीनों कानूनों में जो सामूहिक सौदेबाजी की बात की गई थी, उन तीनों कानूनों में सामूहिक सौदेबाजी को मर्ज कर कर एक नई संहिता लागू हो चुकी है। यानी 1926 का, 1946 का और 1947 का, इन तीनों अधिनियमों में जो सामूहिक सौदेबाजी के प्रावधान थे, उन्हें खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब औद्योगिक संबंध संहिता को लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब इस औद्योगिक संबंध संहिता जो 2020 की है, उसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े गए हैं, उसको समझ लीजिए। पहला, ठीक है, तो पहला प्रावधान क्या है, सोलो नेगोशिएशन यूनियन। ये पहला प्रावधान है, याद रखिएगा। अब नियम यह है कि यदि किसी संस्थान में एक से अधिक यूनियन है, तो केवल वही यूनियन सामूहिक सौदेबाजी कर सकती है जिसमें 51% श्रमिकों का समर्थन हो। अब देखिए क्या किया गया है, देखा जाए तो श्रमिकों को तोड़ने की कोशिश की गई है। पहले क्या होता है, नॉर्मल आपने देखा होगा, मान लीजिए 500 श्रमिक हैं, ठीक है, तो 500 श्रमिक हैं किसी कारखाने में, तो आपने देखा बहुत सारी यूनियन होती हैं। अभी आपने पढ़ा था, एटक है, इंटक है, बीएमएस है, ठीक है, एचएमएस है, कई सारे संगठन हैं। मान लीजिए 500 में से 100 श्रमिक काय में जुड़े हुए हैं, भारतीय मजदूर संघ में जुड़े हुए हैं, बीएमएस में। 150 मान लीजिए मजदूर जुड़े हुए हैं एचएमएस, हिंदू मजदूर सभा में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए 200 श्रमिक हैं जो एटक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में सामूहिक सौदेबाजी के लिए कम से कम 250 लोगों की आवश्यकता है। तो ऐसे में तो कोई भी श्रमिक संगठन सामूहिक सौदेबाजी कर ही नहीं सकता, क्योंकि 500 में से कम 250 प्लस 1, 51% श्रमिकों की संगठन की आवश्यकता होगी। यानी कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए, वही सामूहिक सौदेबाजी कर पाएगा नए नियम के अनुसार, 2020 की संहिता के अनुसार, जो 50-51% श्रमिकों का समर्थन हासिल हो जिसे। तो इसमें से बताइए, कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसे 50-51% श्रमिकों का संगठन का सहयोग प्राप्त हो। स्वाभाविक सी बात है। तो इसका मतलब इस अधिनियम में कहीं ना कहीं श्रमिक संगठनों के बीच में ही क्या कर दिया, विवाद पैदा करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये पहला शर्त बना दी गई इस अधिनियम में। लेकिन जब क्या हुआ, ये तो हो गई सामूहिक सौदेबाजी की। दूसरा है निगोशिएशन, वार्ता परिषद बनाई गई है। इसमें यह कहा गया है, यदि किसी भी यूनियन के पास 51% श्रमिकों का समर्थन नहीं है, तो सभी यूनियन क्या कर सकती हैं, मिलाकर एक काउंसिल बना सकती हैं। यानी ये सभी आपस में क्या हो जाएं, आपस में मर्ज कर क्या कर ले, काउंसिल बना लें।
ठीक है, जिनके पास कम से कम 20% श्रमिकों का समर्थन हासिल हो। यानी आपको पहली बात तो सामूहिक सौदेबाजी करनी है तो कुल श्रमिकों का 51% का समर्थन हासिल करने वाली यूनियन होनी चाहिए। अगर आपके संगठन में 3-4 यूनियन है और किसी के पास भी 51% का समर्थन नहीं है, तो सारी यूनियन क्या करें, आपस में आम सहमति बनाकर एक काउंसिल बना लें और उस काउंसिल को 20% श्रमिकों का समर्थन होना चाहिए ताकि वार्ता शुरू हो सके। यानी सामूहिक सौदेबाजी तभी होगी जब 51% श्रमिकों का समर्थन मिलेगा, यानी लगभग 250 से ज्यादा श्रमिक क्या हो, सामूहिक सौदेबाजी के लिए तैयार हो, तभी सामूहिक सौदेबाजी होगी। 100 या 150 श्रमिकों के काम करने से काम नहीं चलेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं 500 श्रमिकों के हिसाब से। दूसरा, जो वार्ता परिषद बनेगी वो अगर 51% नहीं है किसी भी संगठन के पास, किसी भी यूनियन के पास श्रमिकों का समर्थन, तो श्रमिक संगठन आपस में अपने आप को क्या कर लें, मर्ज करके एक वार्ता परिषद, एक काउंसिल बना लें। वो काउंसिल को 20% श्रमिकों का समर्थन मिलना चाहिए। ये दूसरी शर्त जोड़ दी गई। यानी सामूहिक सौदेबाजी की बात नहीं हो रही है, सामूहिक सौदेबाजी से कैसे बचा जाए, कैसे टाला जाए और कैसे श्रमिक संगठनों को कमजोर किया जाए, ये काम किया है 2020 की संहिता ने। तीसरा काम, पहली बार केंद्रीय स्तर पर यूनियनों को मान्यता देने की बात की गई है कि कानूनी प्रावधान होगा, यूनियन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, और कोई भी, लेकिन एक बात अच्छी बात है इस संहिता में कि इसमें सामूहिक सौदेबाजी को थोड़ा कठिन बनाया गया है। अभी तक यह था कि भाई चाहे कोई भी संगठन हो जाके सामूहिक सौदेबाजी में अपनी पक्ष रख सकता था, लेकिन इससे यह हो रहा था कि कई सारी यूनियन थी, तो पहले यूनियन ही आपस में उलझी रहती थी। कोई यूनियन कहती है कि हम 10% बोनस चाहते हैं, कोई कहती है चलो 5% पे सहमति बना लेते हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रावधान में यह कर दिया गया कि पहले 51% लेके आ जाओ, यानी पहले जो आपके यूनियन है वो पहले अपने मामले सुलझा लें। मैनेजमेंट से तो बात की बात है, पहले आपस में ही क्या कर लो, पहले आपस में ही सहमति बना लो, तब जाके मैनेजमेंट से सहमति बनाने की कोशिश करना। यह फोकस किया गया है इस संहिता में। लेकिन इस संहिता में एक महत्वपूर्ण बात यह की गई है कि अगर किसी भी संगठन में, याद रखिएगा, किसी भी संगठन में अगर यूनियन बनाने की बात आती है, श्रमिक यूनियन बनाते हैं, तो मैनेजमेंट उसे रोक नहीं सकता। याद रखिए, ये कानूनी दर्जा दिया गया है, हर यूनियन बनाने का अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम हर व्यक्ति को संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। आपको पढ़ा भी होगा मौलिक अधिकारों में। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं कानूनी प्रावधान जोड़ दिया गया है इस संहिता के माध्यम से। तो 2020 की संहिता ने सामूहिक सौदेबाजी को और क्या कर दिया, और कठिन बना दिया है। क्योंकि पहले तो आम सहमति बनाओ श्रमिकों में, तो जब श्रमिकों की आम सहमति बन जाए, 51% से अधिक श्रमिक आम सहमति बना लें, तभी सामूहिक सौदेबाजी शुरू हो पाएगी। ठीक है, अब आते हैं आईएलओ के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है सामूहिक सौदेबाजी के बारे में? तो सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने की बात करता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने पढ़ा था। तो बताइए आईएलओ का मुख्यालय कहां पर है? तो आईएलओ ने क्या किया है, कई सारे कन्वेंशन लागू किए हैं। तो दो महत्वपूर्ण कन्वेंशन हैं जो आईएलओ ने सामूहिक सौदेबाजी से जुड़े हुए हैं। पहला है कन्वेंशन 87 और दूसरा है कन्वेंशन 98। कन्वेंशन 87 क्या कहता है? यह संघ बनाने की स्वतंत्रता पर जोर देता है कि हर संगठन में श्रमिकों को संघ बनाने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बिना सामूहिक सौदेबाजी नहीं हो सकती। तो सामूहिक सौदेबाजी तभी होगी जब यूनियन होगी, क्योंकि श्रमिक सौदेबाजी नहीं करता है, यूनियन सौदेबाजी करेगी। और दूसरा कन्वेंशन 98 जो विशेष रूप से संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार पर केंद्रित है। ठीक है, यानी श्रमिक संगठनों को क्या होना चाहिए, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार मिलना चाहिए। तो 87 कहता है कि श्रमिकों को संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए, और 98 कहता है कन्वेंशन कि श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार होना चाहिए। क्लियर हो गया? यानी पहले संघ बनाओ और संघ को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार भी दो। तो सभी सदस्य देशों को यह अधिकार होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो यह है सामूहिक सौदेबाजी को लेकर। तो कन्वेंशन से क्वेश्चन बन सकता है 87 और 98 से। ठीक है, औद्योगिक संहिता से क्वेश्चन बन सकता है 2020 की कि कितने प्रतिशत श्रमिकों की आम सहमति जरूरी है? 51% श्रमिकों की आम सहमति जरूरी है सामूहिक सौदेबाजी के लिए। ठीक है, और वही संगठन, वही आपके ट्रेड यूनियन सामूहिक सौदेबाजी कर सकती है जिसके पास 51% श्रमिकों का समर्थन हासिल हो। अगर किसी भी यूनियन के पास 51% श्रमिकों का समर्थन हासिल नहीं है,
तो वो पहले क्या करें, वो सभी श्रमिक संगठन आपस में मिलकर एक वार्ता परिषद बनाएं और उस वार्ता परिषद को 20% श्रमिकों का समर्थन हासिल हो जाए तो फिर सामूहिक सौदेबाजी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं, बहुत सही, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है सामूहिक सौदेबाजी के संदर्भ में कि रिचर्ड वॉल्टन और रॉबर्ट मैकर्सी के द्वारा प्रतिपादित एकीकृत सौदेबाजी इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग का मुख्य दर्शन क्या है। अब यहां पे याद रखिएगा क्या है ये, एकीकृत सौदेबाजी की बात हो रही है। एक पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार सुनिश्चित करना, ऐसी समस्याओं का समाधान खोजना जिससे दोनों पक्षों का लाभ हो, केवल नियोक्ता के हितों की रक्षा करना और श्रमिकों द्वारा अपने लाभों को त्याग करना। तो एकीकृत सौदेबाजी में क्या होता है, एकीकृत सौदेबाजी में विन विन कंडीशन कहते हैं, दोनों का फायदा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार किसी संस्थान में एकमात्र वार्ताकार संघ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक ट्रेड यूनियन के पास कम से कम कितने प्रतिशत श्रमिकों का समर्थन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो वार्ता शुरू करने के लिए औद्योगिक संहिता 2020 की यह कहती है कि आपके पास 51% श्रमिकों का समर्थन मिलना जरूरी है। तीसरा है आईएलओ के किस कन्वेंशन को विशेष रूप से संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार से संबंधित माना जाता है। तो संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी से जुड़ा कन्वेंशन कौन सा है, 87, 98, 100 या 111। तो आईएलओ का कन्वेंशन 98 यह कहता है कि श्रमिक संगठनों को संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार होना चाहिए। जब कोई कंपनी भारी आर्थिक संकट से जूझ रही हो और श्रमिक अपनी नौकरी बचाने के लिए स्वेच्छा से बोनस या सुविधाओं को छोड़ने पर सहमत हो, तो इसे किस प्रकार की सौदेबाजी कहा जाता है। वितरणात्मक सौदेबाजी, एकीकृत सौदेबाजी, अनुकूली या रियायती सौदेबाजी या व्यवहारात्मक सौदेबाजी। ठीक है, तो किस प्रकार की सौदेबाजी होगी, आर्थिक संकट आ चुका है, कंपनी बंद होने की कगार पर भी आ चुकी है, तो ऐसे में बोनस अपनी सुविधाएं छोड़ने के लिए श्रमिक संगठन तैयार हो जाते हैं, श्रमिक। ठीक है, तो इस प्रकार की सौदेबाजी को क्या कहा जाएगा, अनुकूली सौदेबाजी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया, कारखाना बंद हो गया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इसमें दोनों पक्षों की जीत हो रही है देखा जाए तो। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अनुकूलन करने की बात हो रही है, सर्वाइव करने की बात हो रही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 18 के तहत सुलह अधिकारी की उपस्थिति में हुआ समझौता किन पर बाध्यकारी होगा। केवल उन श्रमिकों पर जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, केवल ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों पर, संस्थान के सभी वर्तमान और भविष्य के श्रमिकों पर, केवल उन पर जो हड़ताल में शामिल थे। अगर मान लीजिए सुलह अधिकारी की उपस्थिति में समझौता अगर हो रहा है तो याद रखिए ये केवल संस्थान के सभी वर्तमान और आने वाले भविष्य के सभी श्रमिकों पर लागू होगा। ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में अविश्वास और कड़वाहट को दूर कर सकारात्मक माहौल बनाने के प्रयास को वॉल्टन और मैकर्सी ने क्या नाम दिया है। ठीक है, तो ऐसी सौदेबाजी जिसमें किसी बोनस की मांग नहीं होती है, कोई आर्थिक मांग नहीं रखी जाती है, बल्कि संगठन को पॉजिटिव नजरिया बनाने की, एटीट्यूड बदलने की बात होती है। जो संबंधों में कड़वाहट आ गई है श्रमिकों में और मैनेजमेंट के बीच में, उस संबंध को बेहतर बनाने की बात होती है। तो ऐसी सौदेबाजी क्या कहलाती है, एकीकृत सौदेबाजी, संगठनात्मक व्यवहार पुनर्गठन, मिश्रित सौदेबाजी या वितरणात्मक सौदेबाजी। तो इसे कहते हैं संगठनात्मक सौदेबाजी। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत यदि किसी भी यूनियन के पास 51% समर्थन नहीं है तो वार्ता परिषद यानी निगोशिएशन काउंसिल में शामिल होने के लिए एक यूनियन के पास कम से कम कितना समर्थन होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी यूनियन के पास 51% श्रमिकों का समर्थन नहीं है तो क्या होना चाहिए, हर यूनियन के पास कम से कम 20% श्रमिकों का समर्थन मिल जाए और फिर ऐसी यूनियन आपस में मिलकर क्या कर सकती हैं, वार्ता में शामिल हो सकती हैं। तो कम से कम हर यूनियन के पास क्या होना चाहिए, 20% श्रमिकों का समर्थन तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 सामूहिक सौदेबाजी में किया गया किस प्रकार सहायता करता है। यह सीधे वेतन वृद्धि का आदेश देता है, यह यूनियन को कानूनी मान्यता और दीवानी मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करता है, यह हड़ताल को अवैध घोषित करता है,
ये केवल प्रबंधकों के लिए नियम बनाता है। तो 1926 का जो अधिनियम है ये यूनियन को कानूनी मान्यता देता है और दीवानी मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करता है। सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या अर्थ है? ये हर दिन वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया है। समझौता लागू होने के बाद भी उसका क्रियान्वयन और शिकायतों का निवारण जारी रहता है। ये प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, हड़ताल चलती रहती है। इसका अर्थ है कि साल में 365 बैठकें होनी चाहिए नहीं, ये क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया होती है। समझौता हो भी गया तो उसे क्रियान्वयन को लेकर भी कभी कभी असहमतियां हो सकती हैं कि समझौता तो हो गया लेकिन समझौते का क्रियान्वयन करने के दौरान कुछ विवाद आ सकते हैं, तो उस विवाद का समाधान करते समय भी क्या होगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो केवल कलेक्टिव बार्गेनिंग समझौता कराने का कारण माध्यम नहीं है, समझौते को क्रियान्वयन में भी आम सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। वितरणात्मक सौदेबाजी को अक्सर जीरो सम गेम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एक पक्ष का लाभ ठीक उतना ही होता है जितना दूसरे पक्ष की हानि होती है, क्योंकि दोनों पक्षों का लाभ अंततः शून्य हो जाता है, क्योंकि ये बिना किसी चर्चा के समाप्त हो जाती है। तो वितरणात्मक सौदेबाजी को हम कहते हैं विल लॉस कंडीशन। इसमें किसी एक पक्ष को हानि होती है, उतनी ही हानि होगी जितना दूसरे को लाभ हो रहा है, या किसी को उतना ही लाभ होगा जितना दूसरे को हानि होती है। ठीक है, अगला है औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 सामूहिक सौदेबाजी के लिए आधार कैसे तैयार करता है? यह हड़ताल की कानूनी अनुमति देता है। यह नियोक्ता को कार्य की शर्तों को लिखित रूप में देने के लिए बाध्य करता है ताकि उन पर चर्चा की जा सके। ये बोनस की गणना का निश्चित सूत्र बताता है। यह केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यह बाध्य करता है लिखित रूप में देने के लिए। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में तैयारी यानी प्रिपरेशन का चरण सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? केवल प्रबंधक को डराना, हड़ताल के लिए फंड इकट्ठा करना, अपनी मांगों के समर्थन में आर्थिक डेटा और साक्ष्य जुटाना, बिना किसी एजेंडे के मीटिंग में जाना। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या होती है, तैयारी होती है, फिर डिस्कशन होता है, फिर प्रस्ताव आता है, फिर समझौता होता है, फिर क्रियान्वयन होता है। तो तैयारी का मतलब क्या है कि पहले अपने अपने डेटा अपनी तैयारी कर लो, आपके पास कौन से आंकड़े हैं, ठीक है, किस प्रकार की शर्तें होंगी, ठीक है, इस प्रकार का एविडेंस आपके पास होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपके पास होगी तभी तो आप मीटिंग में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक सौदेबाजी का एक लोकतांत्रिक पहलू है? ठीक है, प्रबंधक द्वारा एक तरफा नियम बनाना, कार्यस्थल के नियमों के निर्धारण में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से समझौते को थोपना, भारी राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप करना। तो कार्यस्थल के नियमों बनाते समय श्रमिकों को भी शामिल करता है मैनेजमेंट। यही सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, यानी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जा सकता बिना श्रमिकों की सहमति के जो श्रमिकों के हितों के अनुकूल ना हो। सामूहिक सौदेबाजी में लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी का वास्तविक अर्थ क्या है? अपनी सभी मांगों को अड़े रहना, दोनों पक्षों द्वारा लेने देने, गिव एंड टेक की भावना से समझौता करना, हर महीने नियमों को बदलते रहना कि बिना किसी बातचीत के नियोक्ताओं की बात मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए लचीलेपन का मतलब क्या हुआ, गिव एंड टेक की कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि अकड़ में रहना कि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों को लेकर अकड़ में है, ऐसा का समझौता नहीं हो पाएगा। समझौता तभी होता है जब दोनों पक्ष क्या हो, कुछ मामलों में फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, कुछ मांगों को छोड़ सकते हो, कुछ मांगों में वो अपनी दूसरे की बात को मांग सकते हैं। धारा 18(1) के तहत यदि किसी समझौते पर केवल नियोक्ता यूनियन ने आपसी सहमति से हस्ताक्षर किए हैं तो सुलह अधिकारी के बिना तो वे किन पर लागू होगा? धारा 18(1) यह कहती है कि अगर मान लीजिए किसी श्रमिकों के किसी एक पक्ष ने समझौता किया है बिना सुलह अधिकारी की उपस्थिति में, तो वो समझौता किस पर लागू होगा? पूरी कंपनी के श्रमिकों पर, केवल उन पक्षों और श्रमिकों पर जो समझौते में शामिल या हस्ताक्षर करता थे, किसी पर भी नहीं क्योंकि ये कानूनी रूप से शून्य है, केवल उन पर जो यूनियन के सदस्य नहीं है। तो अगर बिना सुलह अधिकारी के समझौता हुआ है तो पहला दो प्रकार के समझौते की बात करी गई है धारा 18(1) के अंतर्गत। तो पहला प्रकार का समझौता होता है वो केवल उन्हीं श्रमिकों पर लागू होगा जो बैठक में शामिल थे। ठीक है, सभी श्रमिकों पर शामिल नहीं होगा, केवल उन पर शामिल होगा जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, 18(1) के प्रावधान आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये है आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा सामूहिक सौदेबाजी के बारे में, कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये चीजों पर स्पष्ट होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे पंच निर्णय के बारे में। पंच निर्णय मतलब होता है आर्बिट्रेशन। तो जब बड़े-बड़े मुद्दे होते हैं तो आर्बिट्रेशन पे चले जाते हैं मुद्दे आजकल। और आजकल एक नया चरण चला है कि सामूहिक सौदेबाजी से ज्यादा आर्बिट्रेशन का इस्तेमाल होने लगा है बड़े पैमाने पर। ठीक है? तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? यानी पंच निर्णय क्या होता है? मध्यस्थता क्या होती है? इसके बारे में कल चर्चा करेंगे कि श्रमिकों संगठनों के बीच में और कंपनी मालिकों के बीच में तो आर्बिट्रेशन क्या होता है, मध्यस्थता क्या होती है, मीडिएटर की भूमिका क्या होती है। इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे ताकि यूनिट नंबर 7 में याद रखिए एक बड़ा ही, क्योंकि इस टॉपिक को ज्यादातर लोग नोट्स नहीं मिलते हैं, मटेरियल नहीं मिलता है, तो बड़े ही सतही तौर पर पढ़ के चले जाते हैं यूनिट नंबर 7 को। तो यूनिट नंबर 7 को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो पिछली बार का पेपर देखिए 12 से 14 क्वेश्चन थे केवल यूनिट नंबर 7 से। तो यूनिट नंबर 7 औद्योगिक समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। या तो आप अपनी किताब अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। एक किताब आती है डॉक्टर अलग की, ठीक है, अलग पांडे नहीं, डॉक्टर अलग नाम है उनका। तो डॉक्टर अलग की एक किताब आती है औद्योगिक समाजशास्त्र, लेकिन वो 650 पेज की किताब है। इतना समय आपके पास नहीं है कि आप 650 पेज की किताब पढ़ेंगे, इसलिए उसी किताब, वो किताब मेरे पास है, उस किताब से ही ये कंटेंट तैयार किया गया है। इसलिए आपको सारी चीजें एक जगह पर ही मिल जाती हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चलिए, तो ये टॉपिक था आज का हमारा, ठीक। संडे को जो टेस्ट होगा याद रखिएगा, उसमें एमपी ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, पूरा ज्योग्राफी आएगा संडे वाले पेपर में। और साथ ही साथ यूनिट नंबर 7 में जितना हम पढ़ चुके हैं अभी तक, क्योंकि पिछले संडे को यूनिट नंबर 6 का टेस्ट हुआ था, तो यूनिट नंबर 7 में, क्योंकि यूनिट नंबर 7 आधी हो चुकी है, तो जितना हमने पढ़ लिया है यूनिट नंबर 7 में वो सारे टॉपिक का टेस्ट होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, शिक्षा का निजीकरण, ठीक है, एक और टॉपिक है समाजशास्त्र का भारतीकरण, औद्योगिकरण का स्तरीकरण और आपके शिक्षा और परिवार पर प्रभाव, औद्योगिकरण में वर्ग और वर्ग संघर्ष, औद्योगिकरण की बाधाएं और सीमाएं, ठीक है। इसके अलावा श्रमिक संगठन, और आज हमने पढ़ा सामूहिक सौदेबाजी। आने वाले 2 दिनों में हम और 2-3 टॉपिक और कवर कर लेंगे, और सबका टेस्ट होगा एक साथ संडे को 100 क्वेश्चन का, ठीक है। जी हाँ, अगली क्लास जो होगी आपकी वो 1 बजे होगी, दोपहर 1 बजे, ठीक है। तो दोपहर 1 बजे आपकी, सॉरी 1 बजे नहीं, दोपहर 2 बजे आपकी क्लास होगी एमपी जीके की, क्योंकि एमपी जीके का टॉपिक होगा आपका मध्य प्रदेश में जनगणना, मध्य प्रदेश में जनसंख्या साक्षरता और आपके जनसंख्या घनत्व, ये लिखा गया आपके सिलेबस में। इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे 2 बजे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनाने हैं। कंटेंट तो तैयार रहता है, लेकिन जो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं वो भी तैयार होने में समय लगता है, तो वो तैयार नहीं हुए हैं, उसको टाइम देना पड़ेगा अभी। तो दोपहर 2 बजे आपकी क्लास होगी किसकी, वो होगी एमपी जीके की, ठीक है। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।